हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ASP.NET कोर MVC। और इसमें लास्ट वीडियो में हम लोग मिडिलवेयर के बारे में पढ़े थे कि मिडिलवेयर होता क्या है, मिडिलवेयर का यूज़ क्या है, और मिडिलवेयर में हम लोग मिडिलवेयर का कोड हम लोग कहाँ पे लिखते हैं। तो जनरली मिडिलवेयर का कोड हम लोग कहाँ लिखते हैं, program.cs में। तो अब क्या है कि जो मिडिलवेयर होता है वो भी दो कैटेगरी का होता है। एक होता है प्री डिफाइंड मिडिलवेयर या बिल्ट इन मिडिलवेयर, जो कि आपको ASP.NET कोर पहले से बना बनाया देता है, जिसका एक पर्टिकुलर वर्क होता है, जहां पे भी वो मिडिलवेयर लिखा जाएगा वो अपना काम करेगा। और दूसरा होता है कस्टम मिडिलवेयर। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा कुछ कॉमन, ऐसा मिडिलवेयर तो बहुत सारा है, लेकिन कॉमनली जो आपको बार बार आपको program.cs के अंदर देखने को मिल जाता है, तो वो कौन कौन सा मिडिलवेयर है। तो ASP.NET कोर प्रोवाइड अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन मिडिलवेयर फॉर कॉमन वेब डेवलपमेंट टास्क। जो कॉमनली कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें उसका जरूरत पड़ सकता है, उसके लिए बहुत सारा प्री डिफाइंड बिल्ट इन मिडिलवेयर मिलता है, जो आपको हमेशा program.cs के अंदर दिख जाता होगा। देखते होगे आप लोग, ऐसा लिखा रहता है वायर बिल्डर इक्वल्स टू वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, फिर कहीं पे लिखा रहता है बिल्डर डॉट सर्विसेज करके, या फिर ऐसा यहाँ पे ऐप डॉट इन्वायरमेंट डॉट ईज डेवलपमेंट, या ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर, ऐप डॉट यूज SSTS, ऐप डॉट यूज HTTP रिडायरेक्शन, उसके बाद ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स, ऐप डॉट यूज राउटिंग। तो ये जो ऐप डॉट यूज ऑथराइजेशन, यूज स्टैटिक फाइल्स, यूज HTTPS रिडायरेक्शन, या यूज एक्सेप्शन हैंडलर, यूज SSTS, या हम लोग जहां पे भी वो ऐप वाला ऐप डॉट यूज वाला करते हैं, वही सारा कुछ यूज ऑथराइजेशन, यूज ऑथेंटिकेशन, यूज राउटिंग, ये सारा का सारा हमारा क्या है, ये सारा का सारा हमारा प्री डिफाइंड बिल्ट इन मिडिलवेयर होता है, जो ASP.NET MVC के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट बना बनाया मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सब होता क्या है, क्यों लिखते हैं, ये मिडिलवेयर क्या काम करता है। तो चलो एक एक करके समझेंगे। तो देखोगे यहाँ पे अलग अलग मिडिलवेयर है, जैसे ऐप डॉट यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज, ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर, ऐप डॉट यूज SSTS, ऐप डॉट, तो सबको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स में, लेकिन हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे दिख रहा होगा वो है ऐप डॉट यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज। ये क्या है, तो ऐप डॉट यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज इज अ मिडिलवेयर इन ASP.NET कोड दैट शो द डिटेल्ड एरर इंफॉर्मेशन like stack trace, exception message. When an exception occurred during the request process, it only meant to be used in development, not in the production, because it exposed sensitive information. देखो एक चीज क्लियर कर दिया यहाँ पे कि ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपका वेबसाइट डेवलप हो रहा होगा तब, मतलब आपका जब डिप्लॉयमेंट होगा उस समय इसका यूज नहीं होता है, उस समय दूसरा चीज का यूज होता है जो आगे बताएंगे। तो जब आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, वहां पे डेटाबेस कनेक्शन कर रहे हैं या और भी बहुत सारे ऐसा काम करते हैं, जहां पे इन केस ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्शन आए। तो अगर एक्सेप्शन आता है तो जैसे एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन का सारा डिटेल्स आपको पेज पे ही दिख जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि आपका मालिक कनेक्शन स्ट्रिंग गड़बड़ है, कुछ में सर्वर का नाम गलत है या यूजर नेम गलत है, पासवर्ड गलत है, और कनेक्शन स्टैब्लिश आप कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा। तो एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन का डिटेल्स कहां दिख जाएगा, आपको पेज पे ही दिख जाएगा। लेकिन यहां पे इसलिए लिखा गया है कि इसको आपको सिर्फ डेवलपमेंट ऑप्शन, जब डेवलपर डेवलप कर रहा है, ये कहां से चेंज होता है हम प्रैक्टिकली करके भी एक बार बता देंगे आपको। तो जब आप वेबसाइट को डेवलप कर रहे होंगे तब इस मिडिलवेयर का यूज होता है, जो आपको एक्सेप्शन का डिटेल आपके पेज पे ही दिखाता है। प्रोडक्शन में इसको इसलिए नहीं देते कि मान लो जैसे भी हम क्या बताया कि एक्सेप्शन में तुम्हारा आ गया कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग रॉन्ग है, तो वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी दिखा देगा। और कनेक्शन स्ट्रिंग में हो सकता है यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, डेटाबेस का नाम हो, सर्वर का नाम हो, तो वो तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो वो दिखा देगा वहां पे। इसलिए होता क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय हम लोग कस्टम एक्सेप्शन पेज बनाते हैं, जहां पे हो सकता है कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो यूजर को टेक्निकल इंफॉर्मेशन स्टैक ट्रेस ना दिख के वहां पे क्या दिखा देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसे करके कुछ मैसेज आ जाएगा, एरर ऑन पेज ऐसे करके कुछ मैसेज आ जाएगा। तो एक हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम पेज बना सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं उस टाइम में जब आपके पेज में किसी भी तरह का एक्सेप्शन एनकाउंटर्ड होता है और आप चाहते हैं कि वो एक्सेप्शन का डिटेल आपके पेज पे दिखे, ताकि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए या उस एक्सेप्शन को क्या कर पाए, ठीक कर पाए। जो भी प्रॉब्लम के कारण एक्सेप्शन हो रहा हो, अगर उसका कॉज हमको पता चल जाएगा तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऐप डॉट यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज। जैसे एग्जांपल में भी दिखा हुआ कि इमेजिन यू आर फिक्सिंग अ कार इन योर गैरेज। जैसे मान लो कभी हम लोग गैरेज में अपना कोई कार में क्या कर रहे हैं,
कुछ कार में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम, उसको ठीक कर रहे हैं। तो कार को अगर हम लोग फिक्स कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ खराबी है, उसको ठीक कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट मोड हो गया। इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू वांट ऑल द डिटेल लाइक ऑयल प्रेशर, इंजन एरर कोड, ईटीसी। तो मान लो कि अगर उसमें तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं गाड़ी स्टार्ट हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखोगे जो तुम्हारा गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, जहां पे तुम्हारा वो मीटर वाला कंसोल होता है, वहां पे बहुत सारा लाइट्स जल जाता है या एरर कोड आ जाता है। लेकिन वो कब हुआ, जब आप उसको ठीक कर रहे हैं तब। तो वो सब डिटेल चाहिए कि भाई ऑयल प्रेशर का प्रॉब्लम है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, हमको पता चल जाए। दैट्स व्हाट यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज गिव यू ऑल द टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू हेल्प और डिबग। तो उसमें हमको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तुमको समझ में जाएगा क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर इन रेंटिंग द कार टू समवन, जिसको प्रोडक्शन मोड, मान लो कार बन गया, आप किसी को दे रहे हैं, तो यू डोंट वांट them to see all the messy internal details, just like simple something went wrong message। अब मान लो कि किसी को तुम रेंट पे अपना कार दे दिया, वो लेके जा रहा है और वहां पे उसको स्क्रीन पे उल्टा पुल्टा सारा कुछ दिख रहा है कि ये एरर, तो उसको तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना भाई कि ये क्यों आ रहा है। तो भाई सीधा सीधी वहां जाके समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको फिर से ठीक कराइए। तो जब आप उसको यूज में लाएंगे कार को, तो वो सारा मैसेज वाला सिस्टम हटा देंगे। तो ये चीज हम लोग इसमें करते हैं यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज के थ्रू, प्रैक्टिकली करके भी इसको दिखा देंगे। तो इसमें होता क्या है कि दो जो यूज होता है, इसको भी आगे देखेंगे, यूज एक्सेप्शन हैंडलर। तो हम लोग यहां चेक कर लेते हैं कि इफ, ये parameter.cs के अंदर लिखना पड़ता है env.is डेवलपमेंट, अगर आपका डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं app.use डेवलपर एक्सेप्शन पेज, ये वाला यूज कर लेंगे मिडिलवेयर। और अगर डेवलपमेंट मोड में नहीं है, प्रोडक्शन मोड में है, तो वो क्या होगा, वो एल्स में चला जाएगा। तो वहां क्या होगा, app.use एक्सेप्शन हैंडलर, और यहां पे पेज का नाम दे देंगे जो कि स्टैटिक पेज होगा, वहां पे कुछ भी मैसेज लिखा रहेगा। तो प्रोडक्शन मोड में है और अगर आपका एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन ना दिखा के ये वाला पेज को रिडायरेक्ट कर देगा, और ये वाला पेज में आप जो भी लिख के रखे हैं वो यूजर को दिख जाएगा। तो प्रोडक्शन मोड में इसका यूज करते हैं, यूज एक्सेप्शन हैंडलर का, जिससे कि आप एक्सेप्शन आने पे एक्सेप्शन का डिटेल ना दिखा के किसी एक पर्टिकुलर पेज को आप रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। और अगर एक्सेप्शन आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्शन का डिटेल दिखे, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो अगला वही देखो, यूज एक्सेप्शन हैंडलर जो यहां पे है, ये क्या है, app.use exception handler is a middleware in ASP.NET Core that catches unhandled exception and redirect user to a friendly error page। वहां पे क्या होगा कि आपका स्टैक ट्रेस, एरर का इंफॉर्मेशन, एक्सेप्शन का इंफॉर्मेशन ना दिखा के पहले से एक यूजर फ्रेंडली पेज बना हुआ रहेगा, उसको ये क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा। इंस्टेड ऑफ शोइंग रॉ एरर डिटेल्स, वो जो एरर डिटेल होगा ना दिखा के आपका एक बना बनाया पेज होगा वहां फॉरवर्ड कर देगा। इट्स मेनली यूज इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट टू अवॉइड एक्सपोजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब आपका फाइनली आप अपने वेबसाइट को डिप्लॉयमेंट के लिए भेज रहे हैं, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। तो आप जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि भाई अगर आपका डेवलपमेंट मोड में है तो ये काम होगा, और अगर आपका प्रोडक्शन मोड में तो ये। अब ये डेवलपमेंट प्रोडक्शन कहां से चेंज होगा ये हम आपको बता देंगे। ये आपका बहुत इजी है, आप आएंगे अपना क्या नाम है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, और वहां एक फाइल होता है, उस फाइल को ओपन करेंगे और वहां से उसको चेंज कर सकते हैं कि डेवलपमेंट मोड में है कि प्रोडक्शन मोड में है। तो इसी तरह से होता है कि अगर मान लो यहां देखो लिखो कि इफ env इज, यहां नॉट लगा हुआ, इज डेवलपमेंट, अगर वो डेवलपमेंट मोड में नहीं है तब ये काम होगा। तो ये इस पेज को क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पेज को रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद एक और बहुत जगह देखने को मिलता है, यूज HSTS। ये क्या है भाई, तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। app.use HSTS in ASP.NET Core enable HTTP strict transport security। It tell the browser to always use HTTPS not HTTP when connecting to your site। मान लो तुम्हारा कोई क्लाइंट है, अपने ब्राउजर से तुम्हारे वेबसाइट को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये ब्राउजर को ये बताता है कि भैया आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजिए, भले यूजर वहां HTTPS लिखा है, नहीं लिखा है, या सिर्फ HTTP लिखा है, आपको ब्राउजर से ही जैसी कोई डाल रहा, मान लो http://www. आपका website.com, तो ब्राउजर को ही पहले से पता रहेगा कि नहीं ये वाला वेबसाइट को अगर हमको रिक्वेस्ट भेजना है तो हमको कैसे भेजना है, हमको भेजना है HTTPS में कन्वर्ट करके, ताकि जब भी आपका रिक्वेस्ट आपके वेबसाइट में आए वो सिक्योर्ड जो हमारा प्रोटोकॉल है HTTPS के थ्रू ही आए, अनसिक्योर्ड रिक्वेस्ट ना आए। ठीक है, तो ये ब्राउजर को ये बताता। तो ये ब्राउजर को कैसे बताता है भाई, तो जब आपका पेज कभी भी, आपका वेबसाइट किसी भी कंप्यूटर पे पहली बार खुलेगा, तो पहली बार वो HTTP को रिक्वेस्ट को क्या करेगा, अगर HTTP है तो उसको क्या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब वहां से रिस्पॉन्स भेजेगा तो वहां से रिस्पॉन्स में ही बता के भेजेगा कि अगली बार से जब भी मेरे वेब पेज पे तुम रिक्वेस्ट भेजना, अगला बार से,
तो आपको HTTPS में ही भेजना है। तो अगला बार से अगर यूजर कभी भी कोई भी जो रिसोर्स है उस वेबसाइट का उसके लिए रिक्वेस्ट भेजता है, कोई यूआरएल भेजता है और उसमें अगर HTTPS का यूज नहीं करता है तो ये ब्राउजर को पहले से पता रहेगा, क्योंकि पहला बार जब खोला गया था तो आपका मिडिलवेयर ही उसको इन्फॉर्म कर दिया था रिस्पॉन्स के साथ में कि भैया ये वेबसाइट जो है ये हमेशा सिक्योर्ड, जो तुम्हारा क्या है सिक्योर्ड कनेक्शन है उसी के साथ काम करेगा, तो आपको HTTPS लगा के ही वहां से भेजना है। तो इसीलिए उसका फुल फॉर्म क्या होता है, SSTS का HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। ये स्ट्रिक्ट कर देगा कि भैया स्ट्रिक्टली बोलेगा कि नहीं हमको जब भी चाहिए HTTPS में ही चाहिए। तो यहां देखो लिखा हुआ कनेक्टिंग साइड इवन द यूजर टाइप इन HTTP, अगर यूजर HTTP टाइप भी कर रहा है तो ब्राउजर खुद ब खुद क्या करेगा, क्लाइंट से ही क्या करेगा, वो S लगा के भेज देगा। इट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैन इन मिडिल अटैक बाय इन्फोर्सिंग सिक्योर कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर HTTPS से होता है तो अब जो लोग थोड़ा सा थ्रेड्स वगैरह पढ़ा होगा तुमको पता होगा मैन इन द मिडिल, बीच में ही कोई क्या करता है आपके रिक्वेस्ट को पढ़ लेता है या उसका इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, डेटा निकाल लेता है, लेकिन अगर HTTPS से जाता है तो उसमें वो कर नहीं पाता। तो ये मैन इन द मिडिल अटैक से बचने के लिए, अपने एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए इसमें दे सकते हैं। और इसमें हम फिर से बता दे रहे हैं कि इसमें पहला बार जब रिक्वेस्ट जाएगा आपके वेबसाइट में कभी भी किसी कंप्यूटर के किसी ब्राउजर से, मोबाइल के किसी ब्राउजर से, कोई भी डिवाइस के किसी ब्राउजर से, पहली बार जब आपका वेबसाइट खुलता है तो वहां से सर्वर जो है, सर्वर के अंदर जो मिडिलवेयर है वो जब रिस्पॉन्स भेजेगा, पहला रिस्पॉन्स, उसी समय आपके डिवाइस को ये बता देगा, आपके ब्राउजर को ये बता देगा कि भैया अगली बार से जब भी आप लोग आए तो क्या लेके आए, अगर अगले बार से जब भी आप लोग आए तो भाई HTTPS लेके आए। और ब्राउजर को बता देगा कि अगर HTTPS यूजर नहीं डाल रहा है तो आपको डाल के भेजना है। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल भी दिया रियल लाइफ में कि फ्रॉम नाउ ऑन ऑलवेज यूज योर सिक्योर लाइन, जैसे HTTP इवन यू एक्सीडेंटली ट्राई टू रेगुलर लाइन HTTP, तो ये हमेशा ही बोलता है कि आगे से अगर यूजर एक्सीडेंटली भी डाल रहा है HTTP तो आपको HTTP डाल के भेजना है। जैसे सो नेक्स्ट टाइम इवन यू ट्राई टू इनसिक्योर लाइन योर फोन ऑटोमेटिकली स्विचेस टू सिक्योर, जैसे वाला हम इनसिक्योर लाइन पे लगाएंगे ऑटोमेटिकली सिक्योर में चला जाएगा। ठीक है, दैट एग्जैक्टली यूज HSTS, जैसे यहाँ पे जो है वही काम करेगा। अभी सिंपल बता दिए, इतना डिटेल में नहीं जाते हम लोग, सिंपल सा है। आपका रिक्वेस्ट गया, ब्राउजर को बता दिया गया सर्वर से भैया अगले बार से जब भी हम मेरा वेबसाइट पर आपको रिक्वेस्ट भेजना होगा HTTPS से ही भेजना होगा। ब्राउजर बोलेगा यूजर नहीं डाला तो बोला नहीं डाला तो तुम उसमें S लगाओ और तुम S लगा के भेजो। समझ में आ गया? मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो जाएगा, क्लाइंट साइड का हो जाएगा। दूसरा जैसे यहाँ पे वही चीज है कि अगर मान लो कि डेवलपमेंट मोड नहीं है, डेवलपमेंट मोड में मान लो अलाउड है, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट मोड में नहीं है, अगर app.environment.each डेवलपमेंट है नॉट है, तो वहां पे जैसे हम लोग किए थे ना कि यूज एक्सेप्शन हैंडलर, उसी के साथ क्या लिख देंगे, यूज HSTS। तो ये हमेशा कब यूज करते हैं, जब प्रोडक्शन में होता है, डेवलपमेंट में इसको यूज करने का जरूरत नहीं है। अगला है यूज HTTPS रिडायरेक्शन, ये भी वही काम करता है जो कौन कर रहा है, जो कर रहा है तुम्हारा यूज HSTS, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ये भी देखो क्या है, यूज app.use HTTPS redirection is a middleware in ASP.NET Core that automatically redirect HTTP request to HTTPS। ये भी वही काम करेगा कि HTTP को HTTPS में बदलेगा। It ensure user always connect over the secure connection, improving security and privacy। ये भी तो वही बात बोल रहा है कि भाई जब भी रिक्वेस्ट आएगा HTTPS से ही आना चाहिए। तो अंतर क्या है दोनों में, अंतर हम बताते हैं। ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहता है कि यूज HTTPS रिडायरेक्शन और यूज HSTS में अंतर क्या है। दोनों तो वही काम करता है कि ये इंश्योर करता है कि रिक्वेस्ट जब भी आए हमारा किससे आए, जब भी मेरा रिक्वेस्ट आए वो HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू ही आए, HTTP के थ्रू ना आए। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अभी हम बताएं कि HTTPS क्या करता है कि ब्राउजर को ही बता देता है कि भाई आपको जब भी रिक्वेस्ट भेजना है आपको HTTPS से ही भेजना है। अगर यूजर HTTPS नहीं डाल रहा है तो आप लगा के भेजिए। समझ में आ गया? यूज HTTPS रिक्वेस्ट HTTP रिडायरेक्शन क्या करता है कि क्लाइंट से कैसे भी आए आपके मिडिलवेयर में, हम बताया था ना कि कोई भी रिक्वेस्ट आता तो पहले मिडिलवेयर पाइपलाइन में आता है, तो पहले मिडिलवेयर पाइपलाइन में वो आ सकता है, वो HTTP के थ्रू भी आ सकता है, HTTPS के थ्रू भी आ सकता है। लेकिन मिडिलवेयर में आ गया तो मिडिलवेयर से आपका जो रिसोर्स है वहां पे जब जाएगा तो यूज HTTPS रिडायरेक्शन क्या करेगा, ये भाई साहब यहां पे बैठे रहेंगे मिडिलवेयर में और वो देखेगा कि वहां से HTTPS आ रहा तो ठीक है वैसे ही फॉरवर्ड कर दो, और HTTPS नहीं आ रहा है तो ये HTTPS लगाएगा पहले, लगाने के बाद पाइपलाइन में बैठा रहेगा, ये लगाने के बाद आगे कहां भेजेगा, आपके रिसोर्स के पास भेजेगा HTTPS लगा के। तो ये मेजर डिफरेंस है कि वहां पे हो गया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्राउजर का है,
और यहाँ पे अगर ये दे रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका मिडिलवेयर का ही हो जा रहा है कि ठीक है वहां से जैसे आ रहा आए, हम यहां से आगे जब भेजेंगे तो उसको लगा के भेजेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि बहुत समय देखोगे कि कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, ठीक है, तो कॉन्सर्ट में क्या है कि आपको टिकट लेके जाना। तो एक हो गया कि आप पहले ही से टिकट लेके रखे हैं, आप सीधे गए गेट पे टिकट दिखाए अंदर घुस गए। और एक है तो वो क्या हो गया, वो हो गया एचटीटीपीएस, भाई पहले से पता है कि टिकट लेके आना है, तो जहां से आप आ रहे हैं वहीं से टिकट लेके आ रहे हैं। और दूसरा है कि नहीं, आप बिना टिकट का भी आ गए, अब गेट पे ही एक काउंटर भी बना दिया गया है कि जो टिकट लेके नहीं आ रहा है तो ठीक है भाई तुम टिकट लेके नहीं आए हो, कोई बात नहीं है, तुम जाओ टिकट पहले खरीदो तब जाओ। तो वहां पे क्या होगा कि वहीं पे तुम्हारा टिकट का अरेंजमेंट हो रहा है और वहां से फिर टिकट लेके तुमको अंदर भेजा जा रहा है। तो app.use/https रिडायरेक्शन क्या करता है, ये यही करता है कि क्लाइंट से कैसे भी आए, क्लाइंट में ब्राउजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताएगा, तो वहां से तुम जैसे भेजना भेजो, हम चेक कर लेंगे कि वो सिक्योर्ड लाइन से है या नहीं है। अगर अनसिक्योर्ड है तो हम उसको सिक्योर्ड करके आगे भेजेंगे। तो पाइपलाइन तक तुम्हारा रिक्वेस्ट अनसिक्योर्ड आ सकता है, इन पाइपलाइन के बाद जो तुम्हारा कंट्रोलर के पास या व्यू के पास जा रहा है रिक्वेस्ट, वो कैसे जाएगा, वो जाएगा सिक्योर्ड वे में। तो इसलिए इसका भी यूज किया जाता है हर जगह। तो अगर आ रहा है एचटीटीपीएस इस तरह से, तो एचटीटीपी करके ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा है तो वो उसको बदल देगा किसमें, एचटीटीपीएस में, और तब जाके प्रोसेस करेगा। ये मेन काम यहां पे वही है। जैसे यहां लिखा हुआ कि इमेजिन यू रन अ सिक्योर ऑफिस बिल्डिंग, ऐसा ऑफिस बिल्डिंग में जा रहे हैं जो सिक्योर्ड है। इफ समवन ट्राई टू एंटर थ्रू एन अनगार्डेड साइड डोर, ऐसा दरवाजा है जहां पे कोई गार्ड नहीं है, ऐसी खाली है, तो वहां से घुसने की कोशिश करोगे और सिक्योरिटी गार्ड रिडायरेक्ट देम टू द मेन सिक्योर एंट्रेंस। तो मान लो कि एक ऐसा जगह है जहां पे कोई मान लो कि मेटल डिटेक्टर नहीं है, ठीक है, तो और तुम वहां से घुसने की कोशिश करो, तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं आपको इस गेट से नहीं जाना, आपको किस गेट से जाना, उस गेट से जाना है जहां पे क्या है आपका सिक्योरिटी गार्ड है। या स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, तो वहां क्या होता है, एक एंट्रेंस गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप एग्जिट गेट की जगह एंट्रेंस गेट से जाने लगते, तो वहां कोई ना कोई बोलता है उधर से उधर से, इधर से आपका रास्ता नहीं है। तो ये वहां पे कोई ना कोई होगा बैठा हुआ, कौन बैठा होगा, यूज एचटीटीपी रिडायरेक्शन। अगर एचटीटीपीएस आ रहा तो ठीक है, जो सिक्योर्ड गेट से आ रहा है उसको अंदर ले लेगा, और जो अनसिक्योर्ड गेट से आ रहा है उसको रिडायरेक्ट कर देगा किसमें, सिक्योर्ड गेट में, मतलब एचटीटीपीएस लगा के तब आगे काम करने देगा। तो ये दो चीज है जो ज्यादातर सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। अगला है यूज स्टैटिक फाइल्स। अब हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि हमारे पास जो ASP.NET का प्रोजेक्ट होता है उसमें मॉडल होता है, व्यू होता है, कंट्रोलर होता है, सारा का सारा डायनेमिक होता है, ठीक है, मतलब सारा कुछ रन टाइम में रेंडर होता है, व्यू रन टाइम में रेंडर हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपके पास ऐसा पेज है जो पहले से बना बना नॉर्मल HTML का पेज है जो आप अपना वेबसाइट में रखना चाहते हैं। जैसे भी हम लोग एरर वाला देखें, हम चाहते हैं कि मेरे पास एरर वाला जो वो क्या रहे, स्टैटिक पेज रहे। या आपके पास CSS का फाइल होता है, आपके पास जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है, आपके पास इमेजेस भी होता है, आपके पास फोन्ट्स भी होता है जो कि वेबसाइट स्पेसिफिक होता है, जो जहां ज्यादातर कहां लिखा रखा हुआ रहता है, www रूट फोल्डर के अंदर। तो आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो उन फाइल्स को भी यूज कर पाए, डायनेमिक पेजेस जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस स्टैटिक कंटेंट को भी यूज कर पाए। तो मिडिलवेयर को ये बताना पड़ता है कि भाई मेरा जो वेबसाइट है, मेरा जो वेब एप्लीकेशन है, वो स्टैटिक फाइल्स को भी यूज कर सकता है। तो यूज स्टैटिक फाइल्स आपके एप्लीकेशन को ये कैपेबिलिटी देता है कि वो नॉर्मल HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेज फाइल, फॉन्ट्स फाइल को भी वेबसाइट में आप कहीं पे लिंक करके या किसी तरह से यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं देंगे तो ये सब फाइल आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज नहीं कर सकते। तीसरा यूज राउटिंग, हम लोग पढ़े थे कस्टम राउटिंग स्टार्टिंग में ही, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोलर का नाम किसी और नाम से है, कुछ और है, और आप उसका यूआरएल कुछ और रखना चाहते हैं, यूआरएल को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कस्टम राउटिंग करते हैं। अब कस्टम राउटिंग जो है वो हमारा किससे होता है, आज के डेट में जो सबसे लेटेस्ट है वो एट्रीब्यूट राउटिंग होता है, या फिर नॉर्मल हम लोग राउटिंग भी कर सकते हैं, मिडिलवेयर से भी कर सकते हैं। लेकिन वो फीचर को इनेबल करना पड़ता है कि भाई आपका वेबसाइट में राउटिंग होगा या नहीं होगा। राउटिंग का काम क्या है कि जो यूआरएल आ रहा है, यूआरएल को रिसोर्स के साथ मैप करना, ठीक है, कि जो यूआरएल आया है वो यूआरएल किस रिसोर्स के लिए है और उसको पहचानना और उसको उसी रिसोर्स के पास भेज देना उस रिक्वेस्ट को। तो app.use routing जो है इन ASP.NET Core इनेबल द राउटिंग सिस्टम, ये राउटिंग सिस्टम को इनेबल कर देता है कि भाई ये काम राउटिंग वाला हो सकता है। विच मैच द इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट टू द करेक्ट एंड पॉइंट लाइक कंट्रोलर और रेजर पेज बेस्ड ऑन द यूआरएल। तो जो यूआरएल आ रहा है, यूआरएल अलग हो सकता है, कंट्रोलर कोई और नाम से हो सकता है, रेजर पेज कोई और नाम से हो सकता है। तो ये जो मैपिंग होता है कि जो
यूआरएल है उसको एंड पॉइंट कहां पे जाके वो हिट करेगा, कौन से कंट्रोलर को हिट करेगा, कौन से रेजर पेज को हिट करेगा, वो मैपिंग हो पाए, उसके लिए ये वाला मिडिलवेयर काम करता है। अगर ये हम मिडिलवेयर दिए हैं तो वो काम हो पाएगा, क्योंकि वो इस मिडिलवेयर को पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मैपिंग करना है। अगर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा, मैपिंग वाला काम नहीं हो पाएगा, राउटिंग वाला काम नहीं हो पाएगा। इट्स अ की पार्ट ऑफ हाउ आवर ऐप नो व्हाट कोड टू रन फॉर गिवन रिक्वेस्ट। तो ये सबसे मेन चीज होता है कि यही बताता है कि कौन से यूआरएल के लिए कौन सा कंट्रोलर को कॉल करना है, कौन सा रेजर पेज को कॉल करना है। अगर ये ना रहे तो फिर आपके पेज के अंदर, आपका वेब एप्लीकेशन के अंदर सॉरी, किसी भी तरह का राउटिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हर जगह क्या लिखते हैं, हर एप्लीकेशन के अंदर आपको app.use राउटिंग भी लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद होता है app.use ऑथराइजेशन। अगर आप अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, app.use ऑथराइजेशन। app.use authorization is ASP.NET Core enable the authorization middleware which check whether a user is allowed to access the specific resource or endpoint। अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जहां पे अलग अलग यूजर को अलग अलग रोल होता है, रोल के हिसाब से अलग अलग जो रिसोर्स है, अलग अलग कंट्रोलर है, अलग अलग व्यू है, उस पर परमिशन दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को कौन कौन सा रोल वाला यूजर यूज कर सकता है। तो जब रिक्वेस्ट आता है तो ये मिडिलवेयर में ही चेक होता है कि जो यूजर आया है, जो क्रेडेंशियल लेके आया है, जो रोल लेके आया है, और जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स लेके आया कि हमको ये वाला रिसोर्स चाहिए, ये वाला कंट्रोलर पर हमको काम करना है, ये वाला कंट्रोलर को कॉल कराना है, ये वाला रेजर पेज को कॉल कराना है, उसके लिए उसको परमिशन है कि नहीं। से मान लो हम एक कंट्रोलर बना दिए, उसके ऊपर लिख दिए कि भाई रोल्स, उसके अंदर लिख दिए एडमिन, तो अब वो कंट्रोलर को सिर्फ एडमिन यूज कर सकता है। अब मान लो रिक्वेस्ट जब आएगा तो सीधे जाके वहां पे हिट नहीं करेगा, पहले आएगा मिडिलवेयर में। अब मिडिलवेयर में किसके पास जाएगा, यूज ऑथराइजेशन वाला मिडिलवेयर के पास जाएगा, बोलेगा भैया हम आए हैं। बोला क्या करने आए हैं, हमको वो वाला कंट्रोलर चाहिए। बोला तुम्हारा औकात क्या है, औकात मतलब तुम्हारा रोल क्या है, बोला मेरा रोल यूजर है। ये जाएगा वहां देखने के लिए जिसके लिए वो आया है, बोलेगा अरे उस पर तो लिखा हुआ है क्या, बोला एडमिन यूज कर सकता, तुम बोल रहा यूजर है, चलो भागो यहीं से। वो वहीं से रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, और वहां से रिक्वेस्ट ये भेज देगा, अनऑथराइज का कोड भेज देगा कि भाई अनऑथराइज एक्सेस, भाई अनऑथराइज एक्सेस वाला जो कोड होता है वो वापस भेज देगा ब्राउजर को, और वहां पे एरर मैसेज दिख जाएगा भाई ये आप यूज नहीं कर सकते। वही अगर एडमिन आया है आके बोलेगा भैया हमको वो वाला कंट्रोलर को यूज करना है, ये जाएगा देखेगा भाई उस पर कौन कौन उसको यूज कर सकता है, उसको एडमिन यूज कर सकता है। आता बोला तुम्हारा औकात क्या है, बोला मेरा रोल जो है वो है एडमिन, बोला हाँ ठीक है तुम जाओ। तो ये यूज ऑथराइजेशन जो है ये मिडिलवेयर में बैठा रहता है। कोई भी रिक्वेस्ट आता है और अगर आपके वेब एप्लीकेशन में ऑथराइजेशन का काम किया गया है तो उसको ये चेक करता है। चेक करने के बाद अगर इसको लगता है कि आगे भेजना चाहिए तो भेज देता है, नहीं तो यहीं से एरर कोड किसको भेज देता है, मिडिलवेयर से ही वापस कर देता है, किसको, क्लाइंट को कर देता है। तो अगर आपके कोड में ऑथराइजेशन, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का काम हो रहा है, इसका होगा यूजर आईडी पासवर्ड वाला भी काम यही करेगा। तो ऑथराइजेशन यूज इसमें दो है, देखो एक है ऑथेंटिकेशन और एक है ऑथराइजेशन। तो ये ऑथराइजेशन वाला बात बताए, ऑथेंटिकेशन वाला कौन करेगा, तो अभी हम क्या बोले कि इसका काम है ये चेक करना कि भाई उसको वो पर्टिकुलर चीज में अलाउ है या नहीं है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हो कि इमेजिन अ कंपनी बिल्डिंग है, कंपनी का बिल्डिंग है, ऑथेंटिकेशन इज चेकिंग द एम्प्लॉय आईडी एट द डोर, दरवाजा पाया आईडी चेक किया। ऑथराइजेशन इज चेकिंग इफ दैट एम्प्लॉय इज अलाउड इनटू द सर्वर रूम और जस्ट द लॉबी। तो वो ऑथराइजेशन चेक करके बताएगा कि तुम अच्छा तुम्हारा ये पोस्ट है, तुम लॉबी में जाके बैठो। बोला हमको जाना है कहाँ पे, सर्वर रूम में, बोला नहीं तुमको तुम ऑथराइज नहीं हो सर्वर रूम में जाने के लिए। दूसरा एम्प्लॉय आया, बोला कहाँ जाना, बोला सर्वर रूम, देखा हाँ ये तो एडमिन है, सर्वर रूम में जा सकता है, ठीक है तुम चले जाओ। तो ये वही देखता है कि जो आ रहा है उसको कहां तक एक्सेस देना और कहां तक एक्सेस नहीं देना। तो ये चेकिंग कौन करता है, ये वाला मिडिलवेयर करता है। इसके अंदर वो कोड लिखा गया है जो सारा चीज याद है। एक चीज देखो, ये सारा एक तरह से फंक्शन दिख रहा होगा आपको, और इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ जो सारा कुछ ये काम करता है। यूज ऑथेंटिकेशन ये क्या है, तो app.use authentication in ASP.NET Core enable the authentication middleware which is responsible for identifying who the user is typically via cookie, token और other credential। हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम लोग लॉगिन करते हैं तो एक कुकी बन जाता है, कहां पे, क्लाइंट के कंप्यूटर में, और उसका क्रेडेंशियल जाके कहां स्टोर हो जाता है, तुम्हारे कुकी के अंदर। और उसके बाद जब भी यूजर कोई भी रिसोर्स के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो कुकी से वो इंफॉर्मेशन आता है कि भाई वही लॉगिन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो वो अपना क्रेडेंशियल कुकी में से निकाल के लेके आएगा, और वो किसके पास जाएगा, यूज ऑथेंटिकेशन के पास वाला जो मिडिलवेयर है उसके पास जाएगा। वहां एक टेबल लेके बैठा हुआ है, कोई भी आएगा रिक्वेस्ट, अगर उसमें ऑथेंटिकेशन का काम किया गया, वो आएगा बोलेगा सर हमको ये रिसोर्स को यूज करना है, तो बोलेगा तुम
अपना क्रेडेंशियल बताओ। तो अगर लॉगिन किया हुआ रहेगा तो उसके पास कुकी रहेगा, कुकी रहेगा तो उसके पास क्रेडेंशियल रहेगा। तो अपना क्रेडेंशियल बताएगा कि हम ये यूजर हैं भैया, हमारा नाम ये है, हमारा पासवर्ड ये है। तो चेक करेगा, रुको देखने दो हमको, ये फिर देखेगा कि हाँ इसका नाम पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर है तो उसको आगे जाने देगा, और चाहे वो कुकी लेके आए या टोकन, मान लो कि अगर तुम JWT यूज किया तो टोकन लेके आएगा, टोकन चेक करेगा। अगर वो लॉग्ड इन है तो उसको आगे जाने देगा अपना रिसोर्स के पास, नहीं है तो वहीं से क्या करेगा, वापस कर देगा। या अगर लॉगिन भी करेगा तो फिर भेजेगा वो ऑथराइजेशन के लिए कि ठीक है जाओ तुम पहले पता लगाओ तुम कहां कहां जा सकता है। वो देखेगा तुमको हम पास कर दिए, तुमको बिल्डिंग में घुसने दे दिए, लेकिन तुम लॉबी में जा सकता है कि सर्वर रूम में जा सकता है कि तुम कॉन्फ्रेंस रूम में जा सकता हो, वो देखेगा ऑथराइजेशन वाला, तुम जाओ पहले उसके पास। तो ये एक एक हम क्या बोले थे कि एक के बाद दूसरे के पास जाता है, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाता है, तो सब एक दूसरे के पास फॉरवर्ड करता है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया कि भैया यही चेक करेगा कि वो अलाउड है या नहीं है। तो जब आप लॉगिन वाला काम करते हैं तो लॉगिन वाला काम करते समय कौन सा मिडिलवेयर देखता है, यही देखता है कि आप लॉगिन किए हुए हैं या नहीं किए हुए। लॉगिन किए हुए हैं तो आगे भेज देगा ऑथराइजेशन के लिए, और अगर लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो यहीं से वापस भेज देगा भैया आप लॉगिन नहीं किए हुए। इसी तरह से एक होता है app.useSession। अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर सेशन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, पीछे वीडियोस डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसके लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट बन जाए, उसमें वो कुछ डेटा रख पाए जिसको अक्रॉस द वेब पेज या अक्रॉस द रिसोर्स यूज कर पाए, तो आपको सेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है। और सेशन मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको app.useSession को यूज करना पड़ता है, जो मिडिलवेयर होता है, जो कि ये इनेबल करता है कि भैया आप जैसे इसको इनेबल करते हैं तो आपके लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट बन जाता है, और फिर आप उसमें डेटा रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो भी है। तो app.useSession इज ASP.NET Core enables session state allowing your app to store and retrieve data across the multiple requests like shopping cart, login info और preference। तो ये सेशन वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यहां पे सिर्फ हम लोग को यही समझना है कि अगर आपको सेशन चलाना है तो एक सर्विस स्टार्ट करना पड़ता है और यूज सेशन करना पड़ता है। सर्विस स्टार्ट ऐड सेशन कर देने से क्या होता है कि आपका सर्विस स्टार्ट हो जाता है, और यूज सेशन कर देने से क्या होता है कि आपको परमिशन मिल जाता है कि आप सेशन का ऑब्जेक्ट वो बना देता है, यही बनाएगा सेशन का ऑब्जेक्ट, प्लस उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है ये। तो अगर आप सेशन करना चाहते हैं तो कौन सा मिडिल यूज करते हैं, यूज सेशन। तो देखो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या होता है, तो क्वेश्चन से यही होता है कि अगर आप मिडिलवेयर से क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका वेब एप्लीकेशन इस तरह से सिक्योर्ड हो कि ब्राउजर जब भी रिक्वेस्ट करे तो HTTPS के थ्रू ही करे। अब ब्राउजर को ही पता हो कि हमको HTTPS के थ्रू ही क्या करना है, रिक्वेस्ट करना, तो उसके लिए कौन सा मिडिलवेयर यूज करेंगे, तो उसके लिए यूज SSTS यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन हो जिसमें अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो किसी भी प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट कर रहा है, जब आपके मिडिलवेयर में आ रहा है तो वहां से आगे जो रिक्वेस्ट जाएगा आपके रिसोर्स के पास तो वो हमेशा HTTPS में ही जाना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा मिडिलवेयर यूज करते हैं, तो यूज HTTPS रिडायरेक्शन यूज करते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि आप अपने वेब एप्लीकेशन में स्टैटिक फाइल्स को यूज करना चाहते हो, उसके लिए कौन सा मिडिलवेयर यूज करेंगे, तो यूज स्टैटिक फाइल्स यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन में राउटिंग हो पाए तो उसके लिए कौन सा मिडिलवेयर यूज करेंगे, तो यूज राउटिंग यूज करेंगे। आप चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन हो पाए तो ऑथराइजेशन के लिए यूज ऑथराइजेशन, और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज ऑथेंटिकेशन आपको देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका जो एक्सेप्शन है वो पेज पे ही दिखे, उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, तो यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक्सेप्शन है वो ना दिखे, उसका इंफॉर्मेशन ना दिखे, उसके जगह पे कोई वेब पेज को फॉरवर्ड हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज एक्सेप्शन हैंडलर। तो बाकी तो लगभग हम लोग यूज किए हैं, एक ये वाला है इसको भी हम लोग यूज करके देख लेते हैं जो आगे बता रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारा क्या, कुछ कॉमन प्रीडिफाइंड मिडिलवेयर। बहुत सारा बच्चा लोग बोल रहे थे सर मिडिलवेयर के बारे में बता दिए, तो ये हम लोग कॉमन बिल्ट इन मिडिलवेयर पढ़े। हम लोग अपना कस्टम मिडिलवेयर भी बना सकते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के सेशन में। चलो एक हम लोग यूज करके देख लेते हैं, ये यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज और यूज एक्सेप्शन हैंडलर, ये कैसे काम करता है। एक एग्जांपल से सिर्फ मिडिलवेयर में समझ लेते हैं। तो हम लोग को कोई एक ऐसा पेज बनाना पड़ेगा जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। तो चलो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। तो इसके लिए विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहां पे जाते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहां से MVC वाला टेम्पलेट लेके नेक्स्ट, नाम देते हैं मिडिल वेयर डेमो 1 और नेक्स्ट और क्रिएट।
क्रिएट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक होम कंट्रोलर तो बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें एक हम लोग एक्शन मेथड बनाते हैं कैल्क। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन लाएंगे। तो सबसे, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोग पढ़े भी होंगे सी शार्प में, तो सबसे पहले ही बताया गया होगा डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन, सबसे आसान वही है। तो चलो वही एक्सेप्शन लेते हैं। ऐसे आने के लिए आपका, फिर हम एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करेंगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह गलत रहेगा, तभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अभी उतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्शन लाने से मतलब है, चलो देखते हैं। हम लोग चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, होम के अंदर, और यहां एक एक्शन मेथड ऐड करते हैं कैलकुलेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट कैलकुलेट, और यहां क्या करेंगे, रिटर्न व्यू। इसका व्यू ऐड करते हैं हम लोग। यहां पे एक फॉर्म बनाएंगे जो डिवाइड करने का काम करेगा। तो ऐड व्यू, ऐड कैलकुलेट डॉट सी एस एस टी एम एल, और यहां क्या कर देंगे, ऐड। अब इसके में हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहां हो जाएगा डी क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, जो लोग बूटस्ट्रैप नहीं जानते हैं, बूटस्ट्रैप का ऑलरेडी मेरा सीरीज डाला हुआ है, वो देख सकते हैं। कंटेनर, फिर डी क्लास इक्वल्स टू रो, फिर डी क्लास इक्वल्स टू कॉलम। अब इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। इसके अंदर बूटस्ट्रैप का कंट्रोल बनाएंगे, लेबल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, एंटर फर्स्ट नंबर। एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्लास इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। बूटस्ट्रैप का क्लास है, जैसे फॉर्म लेवल बूटस्ट्रैप का क्लास है, उसी तरह से फॉर्म कंट्रोल है। और इसका एक नेम दे देंगे FN फर्स्ट नंबर। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करते हैं दोनों लाइन को। एक सेकंड नंबर के लिए भी चाहिए, एंटर सेकंड नंबर, SN हो जाएगा। और एक रिजल्ट के लिए चाहिए, रिजल्ट यहां कर देते हैं RES। ठीक है, इसमें और भी कुछ चेंजेस करेंगे थोड़ा देर के बाद। फिर यहां करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन या सबमिट, सॉरी बटन नहीं होगा, क्लास इक्वल्स टू BTN, बूटस्ट्रैप बटन बन जाएगा। ब्लू बटन बनाना तो BTN प्राइमरी, वैल्यू इक्वल्स टू कैलकुलेट। और इसमें हम लोग देते हैं थोड़ा सा गैप बना देते हैं, मार्जिन 3। एक बार रन करा के देखते हैं कैसा दिखता है ये फॉर्म। उसके बाद इससे काम कराएंगे और फिर एक्सेप्शन लाएंगे। एक्सेप्शन आने पे क्या होता है, अब फिर हम लोग वो डेवलपमेंट मोड वाला यूज करके एरर पेज को इसको रिडायरेक्ट करेंगे। यहां जाते हैं, हमारा होम कंट्रोलर के अंदर है, कोई लिंक तो अभी हम लोग बनाए नहीं है। तो होम के अंदर कैलकुलेट आ गया। अब यहां से हम लोग फॉर्म भर के सब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो अपने पोस्ट को कॉल कराएगा। चलिए, तो इसका पोस्ट बनाना होगा कहां पे, इसका पोस्ट मेथड बनाना होगा यहां पे। हम लोग यहां पे कोई भी कंट्रोलर मॉडल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट डेटा रिसीव करने के लिए स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था सीरीज का कि किस किस तरीके से आप व्यू से डेटा रिसीव कर सकते हैं, कहां पे, अपने कंट्रोलर के अंदर। तो एक तरीका था डायरेक्ट डेटा रिसीव करना, जहां पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, जो वहां कंट्रोल का नाम है, पहला कंट्रोल का नाम क्या है FN, दूसरा कंट्रोल का नाम क्या है SN, दोनों का डेटा रिसीव कर लिए। रिजल्ट में तो डेटा जाएगा, और जो दोनों डेटा आ रहा उसको अब कैलकुलेट करना, तो ये तो स्ट्रिंग में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा स्ट्रिंग में ही रिट्रीव करता है, रिसीव करता है, इसलिए स्ट्रिंग दे दिए थे। अब यहां पे करना होगा int num1 इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int32, और यहां पे डाल देते हैं FN फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट कर लिए। int num2 इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int32 SN, और यहां डिवीजन का काम करेंगे। int रिजल्ट इक्वल्स टू num1 बाई num2।
और यही डेटा को वापस हम लोग भेज देंगे कहां पे, व्यू बैग में डाल के उसी पेज को। तो व्यू बैग डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू res डॉट टू स्ट्रिंग करके भेज दिया। और यहां क्या करेंगे, रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू करने का मतलब क्या होगा कि ये भी कैलकुलेट को ही भेजेगा, लेकिन एक व्यू बैग डॉट रिजल्ट लेके। तो जब दोबारा भेजेगा तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, जो रिजल्ट वाला है वहां पे एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट ले लेते हैं और यहाँ पे क्या डाल देंगे, @व्यू बैग डॉट रिजल्ट। तो अगर इसमें कोई वैल्यू रहेगा तो दिखा देगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएगा। तो पहला बार में इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएगा, लेकिन दोबारा जब कॉल होगा यहां से तो उस समय तक उसमें डेटा रहेगा तो डेटा दिखा देगा। चलो देखते हैं। आ गए। पहले नॉर्मल नंबर डालते हैं, home/कैलकुलेट, यहां डाले 100, यहां डाले 5, यहां कैलकुलेट पे क्लिक किया। देखो आया नहीं। हाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो ये कॉल ही नहीं हो रहा है। कैलकुलेट किए, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, चलो चेक कर लेते हैं। यहां डाले 100, यहां डाले 5, कैलकुलेट 20 आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 100 डालते हैं और यहाँ डालते हैं 0, तो 100 को जब 0 से डिवाइड करेगा, देखो एक्सेप्शन आया। अब यहाँ तो एक्सेप्शन दिखा रहा है क्योंकि हम लोग अभी विजुअल स्टूडियो में खोले हुए हैं, लेकिन जब कंटिन्यू कर दोगे तो यूजर को क्या दिखेगा, यूजर को ये देखो पूरा दिखा देगा, कौन सा एक्सेप्शन है, कौन सा लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है, उसका कोड वगैरह सारा कुछ दिखेगा। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन जब यूजर को दिखेगा तो उसका दिमाग पागल हो जाएगा, वो बोलेगा भैया ये क्या दिखा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप टेक्निकल हैं, आपको पता है कोडिंग, आपको ASP.NET आता है, आपको C# आता है, तो आप ये समझ लेंगे अच्छा 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 0 दे दिए, लेकिन यूजर को तो समझ में आएगा नहीं। तो ये इसलिए आ पा रहा है, ये वाला जो पेज दिख रहा है इसी को स्टैक ट्रेस बोलते हैं। इसको कौन सा मिडिलवेयर दिखा रहा है, इसको हमको मिडिलवेयर जो दिखा रहा है, अब इसको बंद करते हैं हम लोग, आते हैं। इसको दिखा रहा है हम लोग को program.cs में। यहां पर देखो चेक हो रहा है कि अभी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट मोड है, नहीं है, नहीं है, तो ये सीधे बाहर चला जा रहा है। तो सीधे बाहर चला जा रहा है तो वो हमको कौन सा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है तुम्हारा ये वाला यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज। नहीं भी है तो वो अपने आप काम कर रहा होगा, वो अपने आप काम कर रहा है। दिखा देते हैं हम यहाँ पे ऐप, उसको लिख भी देते हैं यूज एल्स में लिख देते हैं एल्स ऐप डॉट यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज। ठीक है, फिर से रन कराते हैं। हंड्रेड 0 या कोई भी नंबर है 0 दे दोगे, कैलकुलेट आया, कंटिन्यू करो, देखो वही आ रहा है। तो अगर हम ये नहीं भी दे रहे तो ये वाला काम हमारा डेवलपर एक्सेप्शन पेज वाला हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा इन्वायरमेंट क्या डेवलपमेंट है। अब तुम बोलोगे सर अगर मान लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि डेवलपर वाला काम ना हो, तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि अगर डेवलपर की जगह प्रोडक्शन अभी करेंगे, कहां से करेंगे वो थोड़ा देर बताएंगे। तो अगर वो डेवलपमेंट मोड नहीं होगा तो वो किसको फॉरवर्ड करेगा, होम का एरर को। तो चलिए होम में चलते हैं और उसके अंदर देखो एरर नाम का एक पेज बना हुआ ऑलरेडी, इसको वो फॉरवर्ड कर देगा। यहां से कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहा, फिलहाल जो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन है वही हम लोग दिखाएंगे। अब बाद में उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन ना दिखा के इस वाले पेज को फॉरवर्ड कर देगा और वहां पे कुछ कोड लिखा हुआ है। चलो देखते हैं क्या कोड लिखा हुआ है। तो यहां पे error.cs सिस्टम देखो यहां दिख रहा है, यहां कुछ बना हुआ है, यही तुमको वहां पे दिखा देगा। अब यहां पे जो भी है आगे का बात हम लोग देखते हैं। लेकिन बात ये आता है कि भाई अभी मान लो कि अब मेरा ये रेडी हो गया पूरा, अब हम डेवलपर एक्सेप्शन पेज ना दिखा के हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं होम के एरर को, कैसे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहां पे तो लिखा हुआ है यूज एक्सेप्शन एंडर, लेकिन हमको अपना मोड भी तो चेंज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट मोड से कहां जाना पड़ेगा, डेवलपमेंट मोड से जाना पड़ेगा प्रोडक्शन मोड में। तो ये कैसे जाते हैं, तो जब डिप्लॉयमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट से पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना होता है, यहां पे आपको जाना पड़ता है प्रॉपर्टीज में, और यहां होता है लॉन्च सेटिंग्स। चलेगा लॉन्च सेटिंग्स में, और यहां पे देखो दो जगह लिखा हुआ डेवलपमेंट, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन
और यहां पे भी प्रोडक्शन। इसको तो कर तो लेंगे अभी हम लोग, इससे काम तो हो जाएगा कि अब हमारा क्या होगा कि डेवलपमेंट मोड है, program.cs में आएगा, चेक करेगा डेवलपमेंट मोड है, नहीं है, नहीं है तो यहां कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहां नॉट लगा हुआ, ये किसको फॉरवर्ड कर देगा, अगर एक्सेप्शन आएगा तो इसको फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन का, कुछ एक और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा इसमें। जैसे प्रोडक्शन मोड में डालते हैं तो एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। क्या प्रॉब्लम खड़ा होगा देखो। अच्छा अभी तो काम कर गया, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि तुम्हारा ये जो बूटस्ट्रैप है वो काम नहीं करता। एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये काम हो रहा है कि नहीं। यहां आ गए, और अगर बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। यहां पे क्या करते हैं, कैलकुलेट। एक्सेप्शन तो आया, क्योंकि तो आएगा अभी क्योंकि हमारा विजुअल स्टूडियो है, लेकिन जब कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन ये काम किया नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गया है फिर। प्रोडक्शन देखो अब बोले थे ना कि काम नहीं करेगा, वो सेव नहीं हुआ था। जैसे कि देखो बूटस्ट्रैप काम करना बंद कर दिया, ठीक है, काम करना बंद कर दिया। बूटस्ट्रैप का सॉल्यूशन आगे देखते हैं, पहले देखते हैं कि अभी हम लोग का एक्सेप्शन वाला में क्या होता है। यहां पे देखो बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा, लेकिन 100 दिए और यहां 0 दिए। कैलकुलेट करते, देखो एक्सेप्शन आया। जब कंटिन्यू करेंगे तब वो वाला पेज ना आके देखो कौन सा आ रहा है, एरर वाला पेज आ रहा है आपका, जो एरर पेज था। ये किसको फॉरवर्ड हो गया, एरर पेज को। मतलब यूजर को अब क्या दिखेगा, यूजर को इस तरह से दिखेगा। लेकिन तुम बोलोगे सर वो क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रोडक्शन मोड में जैसे ही जाता है तो आपका स्टैटिक फाइल्स काम करना बंद कर देता है। तो अभी हम बताए थे ना कि एक मिडिलवेयर होता है जो कि जिसमें आपको ये बताना होता है कि हमको स्टैटिक फाइल भी यूज करना है, यूज स्टैटिक फाइल्स। और उसको कब ऐड करते हैं, राउटिंग से पहले। ये भी ध्यान रखना, यूज स्टैटिक फाइल्स जब भी होगा वो राउटिंग से, यूज राउटिंग से पहले होना चाहिए। तो स्टैटिक फाइल्स क्यों देना पड़ा, क्योंकि यहां पे देखो बूटस्ट्रैप का क्या है, बूटस्ट्रैप का पूरा हमारे पास स्टैटिक फाइल्स डाउनलोडेड है ना। ये सारा मेरे पास क्या है, स्टैटिक फाइल्स है। तो ये स्टैटिक फाइल्स बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन मोड में जाने के बाद काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए यहां पे आपको एक मिडिलवेयर देना पड़ता है जो कि ये बताता है कि आप स्टैटिक फाइल्स भी यूज कर सकते हैं। तो फिर जितना भी सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वो सारा यूज होने लगेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका इमेजेस वगैरह भी नहीं दिखेगा आपके वेबसाइट पे। आपका कोई सीएसएस का कोड लिखे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे हैं जो यहाँ पे फाइल्स के रूप में है, वो सब यूज नहीं हो पाएगा। तो ये आपको देना होगा और ये ध्यान देना होगा कि राउटिंग के पहले देना होगा। अब देखो टेन 4 पहले सही देते हैं, नॉर्मल आ गया, लेकिन देते हैं 10 एंड 0। यहां से कंटिन्यू करो, देखो आया एरर पेज। अब यहां पे तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ये तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वहां पे ऐसा डाला हुआ। तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो अपने हिसाब से। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आ जाइए होम के अंदर, और ये एरर वाला में है, यहां से सब हटा दीजिए, कुछ भी मत करिए। और यहां पे क्या करिए, रिटर्न व्यू, सीधा सीधा रिटर्न व्यू। और हम लोग कहां चले जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, एरर वाले में चले गए, शेड में। और यहां कुछ नहीं करना है, यहां एरर रहेगा, H1 में रहेगा एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, बाकी। और ये रहेगा एरर ऑकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, बाकी सब ये सब हटा दीजिए। अब एकदम सिंपल, यूजर को समझ में आ जाएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन यूजर को वो एक्सेप्शन डिटेल्स नहीं आएगा। तो यहाँ यूज देखो, इसमें दो चीज, यूज स्टैटिक फाइल्स वाला भी प्रॉब्लम समझ में आ गया कि अगर जब हम लोग प्रोडक्शन में जाते हैं तो बहुत लोग बना लेता है, अपलोड करता है तो वहां पे इमेज नहीं दिख रहा है, सीएसएस काम नहीं कर रहा, बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा है, तो वो मिडिलवेयर से उसको कर सकते हैं हम लोग। आया समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर ऑकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, समझ में आ गया। तो इस तरह से मिडिलवेयर में हम लोग बिल्ट इन मिडिलवेयर को अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो अपने तरफ से पूरा कोशिश किए कि बिल्ट इन मिडिलवेयर आपको समझ में आ जाए। रहा बात कस्टम मिडिलवेयर का, तो अगले सेशन में हम लोग कस्टम मिडिलवेयर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।